हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस में। आज का हमारा लाइफ प्रोसेस का चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो हमने खाना डाइजेस्ट करा था, ठीक है, खाना जो हमने खाया था उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करा था। ठीक है, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में सिंपल मॉलिक्यूल हमने एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर उसका होगा क्या। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमने जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करा है ना, इस ग्लूकोज से हमें क्या बनवाना है, एनर्जी बनवाना है। क्या बनवाना है, एनर्जी। अभी एनर्जी बनेगा कैसे, तो इसको एनर्जी बनने के लिए क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ये कहाँ पे होगी, सेल्स के अंदर। कहाँ पे होगी, सेल्स के अंदर। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कह देंगे। ठीक है, अब बात को समझिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं क्या क्या चाहिए होता है। बिकॉज केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन चाहिए होते हैं हमारे, तो इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए पहली बात तो क्या चाहिए, हमारा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, हमारा ऑक्सीजन चाहिए। फिर क्या चाहिए, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिसको पचाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना है तो ग्लूकोज को करा जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज को कंबसन करा जाता है। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, कंबसन करते हैं ग्लूकोज का। आपको पता है जब भी कोई चीज़ जलेगी तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। तो क्या निकल जाएगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को सेल तक लेके आना है। ठीक है, और CO2 को सेल से बाहर लेके जाना है। ये चीज़ आगे बात करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सबस्ट्रेट चाहिए जो कि हमारे ब्लड में है। और ब्लड जो है हर ऑर्गन तक जाता है। हर सपोज करिए कि हमारा एक ब्लड वेसल, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया। और एक हमारा हो गया यहाँ पे ऑर्गन, एक ऑर्गन हो गया, मान लो एक सेल हो गया। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, इस ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ब्लड, इस सेल के अंदर क्या कर देगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। सेम प्रकार से हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा क्या है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये कैसे जाएगा, इंसुलिन आता है यहाँ पे, पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है सेल के अंदर। ओके, तो ये हमारा हो गया, ग्लूकोज चला गया। और यहाँ पे दोनों मिलके एक रिएक्शन होगी जिससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, CO2 निकलेगी। ठीक है, जिसे हम यूज़ करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए इसको समझते हैं। रेस्पिरेशन में देखिए ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, हम सांस लेंगे। क्या करेंगे, हम सांस लेंगे। तो रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्रीथिंग। तो इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स क्या, पहला हमारा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज होता है इसके अंदर। क्या होता है हमारा, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज मतलब हमें तो ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन को हम तो ले लेंगे और CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर दूसरा क्या है, ब्रेक डाउन करेंगे हम, किसका, सिंपल मॉलिक्यूल का। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। जो हमने खाना खाया था फिर इसको डाइजेस्ट करके हमने सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा था। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करा था, ग्लूकोज के अंदर। लिपिड को किस में कन्वर्ट करा था हम लोगों ने, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फिर अगला क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर, उनका ब्रेक क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। और ये कहाँ पे होगा, ये पूरा का पूरा घटना सेल के अंदर। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होगा ये, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अभी जो रेस्पिरेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, कि इस एक में तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिले और दूसरे में ऑक्सीजन थोड़ा कम मिले। तो दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट तो डिफर होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, जब ऑक्सीजन सही से मिलेगा तो क्या होगा, रिएक्शन सही से होगी, सेलुलर रिएक्शन सही से होगी तो काम सही से होगा, तो एनर्जी हमारी ज़्यादा बनेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक में। ठीक है, तो एरोबिक में क्या होता है हमारा, कि ऑक्सीजन सही से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला क्या है, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये किस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है।
अब जब सही से ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन अच्छी तरीके से होगी और जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, जो भी हमारा सिंपल फूड है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा उसका फूड का, ये करेगा पर थोड़ा कम करेगा, इनकम्प्लीट करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जलती है, कंबसन करती है तो क्या निकलता है, CO2 और H2O तो निकलता ही है, जैसे मैं बताया था। पर इसके अंदर क्या होगा, सही से चीज़ें कंप्लीट भी ब्रेक डाउन नहीं हुई। एनारोबिक में क्या हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हुआ, मतलब कोई चीज़ बन गया होगा तो वो क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये हमारे अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। हमारे अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, हमारे अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। एनारोबिक स्पेस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और यही वजह होती है जब हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत दिन बाद बैडमिंटन खेलेंगे तो आपके हाथों में थोड़ा बहुत दर्द होता है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत दर्द होता है। आपके शाम तक या रात को सुबह उठेंगे तो आपके हाथों में दर्द होगा। होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब बहुत तेज़ आप बहुत दिनों बाद बैडमिंटन खेलेंगे तो आपके ऑर्गन को तो आदत नहीं है, आपके मसल को तो इतना एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, तो क्या करेगा वो, बहुत तेज़ी में क्या बनाएगा, रेस्पिरेशन करेगा और हमारी क्या होगा, ऑक्सीजन सही से फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या मौजूद होगा, प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और ये मसल्स में स्टोर हो जाता है। ये क्या, कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे मसल्स में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आते हैं, हमारे क्रैम्प्स। ठीक है, जो मसल्स में सोरनेस, एक है ना, फूलापन, सूजापन थोड़ा बहुत और थोड़ा दर्द होगा, तो वो क्या किसकी वजह से होता है, हमारे लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ओके, अब ये क्रैम्प खत्म कैसे होगा, तो इसको हम गर्म पानी से धो लें। ठीक है, उससे ये खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अच्छे से चीज़ें कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुई है तो एनर्जी क्या होगी, इसमें ज़्यादा रिलीज होगी और इसमें थोड़ी एनर्जी कम रिलीज होगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। उम्मीद है आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद कर लें। अगला टॉपिक है कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हमने क्या बताया कि एक फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है। आपके बुक में भी क्या है, सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन दो प्रकार से हो सकता है ना, या तो वो होगा एरोबिकली, क्या होगा, या तो एरोबिकली या तो एनारोबिकली। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है, उस दोनों ही प्रोसेस में पहला स्टेप दोनों का सेम होता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो होता है पहले चेंज होता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लूकोज है ये पहले एंटर करेगा हमारे सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है उस पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं ऑक्सीजन है, क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं ऑक्सीजन है, तो ये हो गया एरोबिक वाला। सपोज कर लेते हैं क्या है, ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया है तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल है, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसको यहाँ पे तोड़ दिया जाता है 2 मॉलिक्यूल में, जो क्या होता है 3 कार्बन का। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो एक मॉलिक्यूल का कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, उसका नाम होता है पायरुविक एसिड। क्या नाम होता है, पायरुविक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड टूटे, तो बॉन्ड टूटे थोड़ी बहुत क्या निकलेगी, एनर्जी भी तो निकलेगी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का, कि पहले ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और वहाँ पे जाते ही एक रिएक्शन होगी क्या, कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा ग्लूकोज, वो टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है और 2 × 3 भी क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है क्या रिलीज होती है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन अच्छी खासी मौजूद है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये हमारा सेल करेगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, बताया था कि CO2 निकलेगा और H2 निकलेगा और एनर्जी भी निकलेगी। ओके, और एनर्जी ज़्यादा ही निकलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा बहुत क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेगा ये, एनारोबिक। क्या करेगा, एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है और इसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी। एनारोबिक करेगा तो ह्यूमन के अंदर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और प्लस क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। ठीक है, और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है बेटा, 3 कार्बन का होता है। एक अलग केस पढ़ते हैं फर्मेंटेशन का। ठीक है, एक अलग इसका केस आता है हमारा, इसमें ही बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन ये प्रक्रिया होती है जिसमें चीज़ों को सड़ाकर
चीज़ों को सड़ाकर बेवरेजेस बनाए जाते हैं, मतलब वाइन हो गया, दारू हो गया, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंसान तो कर नहीं पाएगा, तो ये होता है हमारा किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होता है हमारा, ईस्ट के अंदर, ठीक है। ईस्ट क्या करता है हमारा, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी क्या होता है, फर्मेंटेशन भी क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये भी क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि किसके अंदर होगा, हमारा ईस्ट के अंदर होगा। ईस्ट क्या करता है, सेम प्रोसेस, सेम वही होगा, कार्बन पहले टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर, फिर इसका आ जाएगा, ईस्ट आएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को, पायरुविक एसिड को, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इथानॉल। किस में कर देगा, इथानॉल, CO2 और एनर्जी में, ठीक है। और इथानॉल जो होता है ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है हमारा, अल्कोहल। अच्छा, आपको एक और चीज़ बतानी थी, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ठीक है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी हो रही है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एनारोबिक जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी हमारी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला डिस्कशन करते हैं कि ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आया कहाँ से, और ये जो CO2 बन रहा है इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे कैसे, बिकॉज CO2 हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखेंगे हम ब्रीथिंग सिस्टम। क्या देखेंगे हम लोग, इसका ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग करते हैं, एक फिजिकल मैकेनिज्म होता है। क्या है, फिजिकल मैकेनिज्म। इसमें न्यू चीज़ बन नहीं रही है, बस एक फिजिकल प्रोसेस करने की, सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। हालांकि रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, या कह सकते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ही हमारा क्या आता है, ब्रीथिंग आता है। तो चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है, अगला टॉपिक हमारा ब्रीथिंग। ओके, अभी ब्रीथिंग के अंदर हमारे ऑर्गन कौन से यूज़ होते हैं, हमारा ऑर्गन यूज़ होता है, तो हमारा नोज़, ठीक है, फिर हमारा होता है लंग्स, ठीक है। चलिए अब इसको चीज़ को देखते हैं, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो लंग्स है हमारा, ये होता है कहाँ पे, थोरैक्सिक कैविटी में। कहाँ पे, थोरैसिक कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, और थोरैसिक मतलब होता है चेस्ट वाला रीजन। तो चेस्ट वाले रीजन में हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होता है विंड पाइप, ठीक है, ये हमारा हो गया विंड पाइप, ठीक है। और ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस रिंग शेप होते हैं बहुत सारे, इसके रीजन भी होता है, बताते हैं इसको क्या होता है, ठीक है। फिर ये जो ट्रैकिया जो होता है आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस के अंदर, फिर ये आगे क्या हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएगा हमारे ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रोंकस, ठीक। अब हमारा क्या है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है। तो ये हमारा एक लंग्स बना दिया हमने, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने नॉच क्यों बनाया, तो इस जगह पर इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं इसको, कार्डियक नॉच। और यहाँ पे क्या रखा होता है, हार्ट रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा होता है, ये हार्ट रखा होता है, लंग्स के जस्ट पीछे ही रखा होता है, ठीक है। अब ये जो है आगे जो है, ये हमारा हो गया ट्रैकिया, ये हमारा हो गया ट्रैकिया, और ये हमारा हो गया ब्रोंकस, ठीक है। अब ये ब्रोंकस जो होता है आगे जाके और डिवाइड करता है, ठीक है, ब्रोंकाई में, ठीक है। और ये इस तरीके से अगर आगे जाके ब्रांचेस और क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे ब्रोंकाई। और इसके सबसे एंड में, ब्रोंक्यूल्स के सबसे एंड में हमारा क्या होगा, एक एयर सैक या छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। क्या कहेंगे इसको, एल्वियोलाई, ओके। तब देखिए ट्रैकिया में क्या मौजूद है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। ये क्या करता है, इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। अब इसको कैसे समझे, आपने कहीं फ्रूटी पी है, जब फ्रूटी पीते हैं अगर आप में जल्दी उसमें एयर आ गया तो क्या होता है, पाइप चिपक जाती है,
है ना, पाइप क्या होती है आपस में चिपक जाती हैं, तो उसमें एयर ना आए, मतलब एयर तो ऑब्वियस है, ट्रैके में एयर जाएगा तो क्या है, ट्रैके चिपकने के चांसेस बढ़ सकते हैं ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग को, जैसे आप लोगों ने हमारे घरों में यूज़ होता है पाइप, अगर आपके पास घर ब्रेसिन वगैरह होगा उसके नीचे प्लास्टिक की पाइप लगती है वाइट कलर की, ठीक है, वो इस प्रकार से होती है ना, रिंग लाइक। वैसे ही सेम टू सेम हमारी ट्रैकिया भी होती है, जो क्या प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से, आपस में ट्रैकिया को चिपकने से बचाती है। ओके ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है और CO2 जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, हम सांस लेते हैं, सांस लेने से क्या होता है, एक्सहेलेशन, सॉरी इनहेलेशन। तो ब्रीथिंग में हमारी दो चीज़ आती है, एक हमारी आती है इनहेलेशन सांस लेना, और एक होती है हमारी एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। तो एक हमारा आता है इनहेलेशन, ठीक है, और एक हमारा आता है एक्सहेलेशन। ओके, तो इनहेलेशन में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है लंग्स इस साइड जाते हैं। इनहेलेशन में क्या होते हैं, लंग्स जो होते हैं एक्सपैंड करते हैं, क्या करते हैं, लंग्स एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए हम लंग्स को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये कैसे एक्सपैंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारा कहलाएगा डायफ्राम। क्या कहलाएगा हमारा, डायफ्राम, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब हम सांस लेना होता है तो ये डायफ्राम होता है, ये नीचे आता है, नीचे आएगा तो क्या होगा, डायफ्राम स्ट्रेट हो जाएगा, है ना, इस पोजीशन पर आगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके से क्या होगा, लंग्स अपनी वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी, ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, जिससे फिर से क्या आ जाएगा, डोम शेप, मतलब कटोरा, उल्टा कटोरा देखा आप लोगों ने, उल्टा कटोरा शेप में जाएगा, और ये लंग्स क्या जाएंगे हमारी, कंप्रेस हो जाएंगी थोड़ी बहुत, और फिर क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो समझते हैं। तो इनहेलेशन के अंदर क्या होती है, चेस्ट कैविटी, है ना, चेस्ट कैविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, और इसके अंदर क्या होती होगी, डिक्रीज होती होगी, है ना। तो क्या इसके अंदर क्या होती है, हमारी चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। हमारे ये जो लंग्स जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं रिब्स से, है ना, पीछे हमारी हड्डियाँ होती हैं साइड्स में, उसे रिब्स कहते हैं। तो क्या होती है, रिब्स क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, जब सांस लेंगे देखें रिब्स क्या होती है, बाहर की तरफ जा रही होती हैं, तो रिब्स क्या होंगी हमारी, लिफ्ट अप, रिब्स हमारी क्या हो जाएंगी, लिफ्ट अप, और इसमें क्या होगा, रिब्स डाउनवर्ड जाएंगे, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। ओके, अब देखिए जब सांस लेंगे तो डायफ्राम देखा आपने कैसा हो गया था, फ्लैट हो गया था यहाँ पे, है ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा हमारा, फ्लैट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, डायफ्राम बिकम फ्लैट, ठीक है। हालांकि इसमें कैसा हो जाएगा, डोम शेप, क्या हो जाएगा इसमें, डोम शेप, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसमें लंग्स का वॉल्यूम कम होगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और जब लंग्स का वॉल्यूम घटेगा तो CO2 बाहर जाएगा। तो ये हमारा हो गया ब्रीथिंग, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं और कि ये बेसिकली एक्सचेंज हो कैसे रहा है गैसेस का। तो इसको डायग्राम को बड़ा करना चाहें अगर, तो ये हमारा होता है एल्वियोलाई, ये हमारा हो गया एल्वियोलाई, ठीक है। इसके पास से क्या रहती है, ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, ब्लड कैपिलरीज कह लो, यहाँ से जा रही होती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, सपोज करो ऑक्सीजन की मात्रा क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, और ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो ये हो गया CO2 की मात्रा। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होता है क्या, डिफ्यूज़न, क्या होता है, डिफ्यूज़न, कि ऑक्सीजन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चली गई, और CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चला गया, लो कंसंट्रेशन पे चला गया। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाता है। मतलब अगर बोल दें कि साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है गैसियस का, तो क्या बोलोगे, एल्वियोलाई। तो क्या बोल सकते हैं इसको, साइट ऑफ एक्सचेंज, मतलब गैसियस का एक्सचेंज कहाँ होता है हमारा, एल्वियोलाई के पास होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है कि ये जो बेसिकली ब्लड जो होता है ना, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उसको कहते हैं RBC, ठीक है। RBC में एक चीज़ मौजूद है हमारी, क्या होती है, हीमोग्लोबिन। क्या मौजूद है हमारा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो बना होता है आयरन से। किससे बना होता है, आयरन से। में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। तो हीम वाला पार्ट होता है हमारा आयरन, और ग्लोबिन पार्ट हमारा होता है प्रोटीन, ठीक है। ये जो आयरन होता है ये बाइंड करता है किससे, ऑक्सीजन से,
बाइंड विथ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो आरबीसी है ऑक्सीजन से बाइंड करती है और वो अपने अंदर रख लेती है, वो ट्रांसपोर्ट कराती है। ठीक है, अब CO2 भी होता है। CO2 भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करता है और वो क्या होता है, चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं आरबीसी। तो हमारा गैसियस एक्सचेंज में जो ब्लड काम करेगा वो कौन है, हमारा आरबीसी। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, चलो हम तो सांस ले लिए लंग से, पर एक्वेटिक कैसे काम करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स फिश मान लो किससे यूज़ करती हैं, गिल से यूज़ करती हैं। और अगर आपने फिश को कभी देखा होगा वो बहुत जल्दी जल्दी मुंह खोलती है, क्यों, बिकॉज फिश जो पानी में रहती है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या करती है, बहुत उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या बोल सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या यूज़ करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या यूज़ करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। हालांकि वही टेरेस्ट्रियल जैसे कि हम लोग हो गए, वो क्या यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, फिर सेम प्रकार से प्लांट भी तो करते होगा, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पे क्या आता है, प्लांट भी आता है। तो हमारे जो प्लांट होता है देख लीजिए, तो प्लांट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गैस एक्सचेंज उसका किससे होता है, स्टोमेटा से। किससे होता है, स्टोमेटा से। ठीक है, ध्यान रखिए प्लांट के अंदर कुछ सिस्टम, लंग्स तो होता नहीं है ना, ब्लड वगैरह होते हैं कि हाँ भी एक जगह सांस लिया आपने, फिर वहाँ से सारा ऑक्सीजन हर एक जगह ट्रांसपोर्ट कर देंगे ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड तो बॉडी के हर पार्ट पे जाता है ना, तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और वहाँ से CO2 भी लेके आ जाएगा। पर प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, तो क्या है, हर एक बॉडी पार्ट को अपना ख्याल खुद रखना होता है। तो लीफ जो होती है अपना ख्याल किससे रखती है, स्टोमेटा से रखती है। तो भैया स्टेम बचे, तो स्टेम जो होते हैं वो किससे करते हैं, लेंटी सेल से। किससे, लेंटी सेल से स्टेम सांस लेते हैं। ठीक है, और रूट्स कैसे लेते हैं, सरफेस से। रूट किससे लेते हैं, अपने रूट के सरफेस से वो सांस ले लेते हैं। तो भैया लीफ भी कंप्लीट, स्टेम भी कंप्लीट और रूट भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।